यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा PT 365 है, इसका जो इकोनॉमिक है, ठीक है, इकोनॉमिक का पार्ट 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पार्ट 4 तक मैं आपको करा चुका हूँ, तो पार्ट 5 से कराऊंगा जो हमारा रहेगा। और टॉपिक कहाँ से स्टार्ट करने, देखो यहाँ से जो 6 नंबर 7 नंबर तक टॉपिक में आपको 7 नंबर जो फाइनल था ये मैं आपको पार्ट 4 में करा चुका था। ठीक है, स्टार्ट करेंगे टॉपिक 8 नंबर से, तो ये पार्ट 5 में, और 8 और 9 ये दोनों आपके कर देंगे टॉपिक जो हमारे रहेंगे 8 और 9 टॉपिक, ये आपके पार्ट 5 में। ठीक है, पार्ट 5 में आपका ये हो जाएगा 8 और 9, राइट। और जो बचेगा हमारा 10वां और 11, ठीक है, 10 11 और कुछ यहाँ पे 12 नंबर बचेगा, तो ये आपके हो जाएंगे जो पार्ट नंबर 6 रहेगा उसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से 8वें नंबर टॉपिक से अपने देखते हैं। यहाँ से है व्यवसाय, नवाचार और उद्यमिता। यहाँ पर देखो रेडी इंडेक्स दिया हुआ, ये क्या है? विश्व बैंक ने अभी बिजनेस रेडी इंडेक्स का पहला संस्करण यहाँ पर लॉन्च किया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला संस्करण है इसका, इस वजह से हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है, राइट। तो रेडी इंडेक्स हमारा जो है इसको चरणबद्ध तरीके से 3 साल में पूरी तरह से क्या है यहाँ पर ये जारी किया जाएगा। ठीक है, और 2024 से 26 की अवधि में वास्तव में इसका रोल आउट यहाँ पर चरण है, राइट। इसके प्रथम संस्करण के 50 अर्थव्यवस्थाएं शामिल की गई हैं। ठीक है, पहले चरण में हमारी 50 अर्थव्यवस्थाएं शामिल है और इसमें भारत शामिल नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें भारत शामिल यहाँ पर नहीं है। 2026 में इस सूचकांक को विश्व के 180 देशों का मूल्यांकन में शामिल किए जाने की यहाँ पर योजना है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा रेडी इंडेक्स के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट, रेडी इंडेक्स को यहाँ पर इसको 5 साल के लिए यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा यहाँ पर चला जाएगा 2024 से 2029 तक। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका ये हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है, ये बोलेगा कि जो हमारा अर्थव्यवस्था है इसमें कुल 50 से अधिक जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो शामिल है। ठीक है, तो क्या होगा? ये भी हमारा गलत है, पहला भी हमारा गलत था क्योंकि 2024 से 26 3 साल के लिए चला गया। तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ पर, ये बोलेगा ये वहाँ पर जो मेंबर इसका है भारत इसका एक सदस्य के रूप में शामिल है, तो वो भी गलत है, भारत सदस्य के रूप में शामिल नहीं है। 26 तक इस सूचकांक में विश्व के 182 देशों ने मूल्यांकन यहाँ पर शामिल किए जाने की योजना है, तो क्या 180 देशों की, ठीक है, ना कि 182। तो इस टाइप से आपके पॉइंट क्लियर करने हैं। ठीक है, अगला है रेडी फ्रेमवर्क जो हमारा है विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो हमारी रिपोर्ट है। ठीक है, ये रैंकिंग की जगह ये क्या जारी किया गया है। ठीक है, और ये 2021 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को डेटा हमारे जो अनियमितता पाए जाने की नैतिकता से जुड़ी कुछ चिंताएं थी उनके कारण जारी करना इसको बंद कर दिया गया था, राइट। ये पॉइंट आपको याद रखना है। भारत उद्योग संवर्धन जो हमारी आंतरिक व्यापार विभाग है इसका व्यापार सुधार कार्य जो हमारी योजना है रैंकिंग 2024 में रेडी इंडेक्स के कुछ संकेतक यहाँ पर मतलब किस संकेतक के आधार पर हमारी जो रेडी इंडेक्स है वो शामिल होगी। कौन कौन संकेतक होंगे आपके यहाँ पर इंडेक्स? देखो जैसे कि आपका व्यवसाय में प्रवेश, ठीक है, व्यवसाय का स्थान, जो आपके यूटिलिटी सेवाएं हैं, ये श्रम, वित्तीय सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कराधान, विवाद समाधान, बाजार प्रतिस्पर्धा और आपका व्यवसायीकरण जो हमारा होगा इसका दिवाला। ठीक है, तो जितने यहाँ पर हमारे संकेत हैं ये यहाँ पे शामिल होंगे इसमें, राइट। अगला है रेडी इंडेक्स के स्तंभ क्या क्या होंगे? इसके स्तंभ देखो, इसमें आपका विनियामक जो आपका फ्रेमवर्क है यहाँ पर ये क्या होगा, ये तैयार किया जाएगा। और ये हमारा सेकंड यहाँ पर स्तंभ जो इसमें सार्वजनिक सेवाएं जो विनियामक जो हमारा पालन है उसका समर्थन के लिए यहाँ पर ये जो सुविधाएं हैं उसकी व्यावसायिक जो गतिविधि है इसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर उचित संस्थान और संरचनाएं, ये हमारे इसके स्तंभ होंगे जिसमें कि सार्वजनिक सेवा ये सभी के लिए यहाँ पर सेवाएं दी जाएंगी। इसमें स्तंभ 3 में क्या है? संचालन दक्षता। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे यहाँ पे? देखो जो रेडी इंडेक्स है इसके स्तंभ के बारे में कौन सा स्तंभ हमारा जो है जो सभी को सेवाएं देता है ना, स्तंभ नंबर 1 या स्तंभ 2 या स्तंभ 3? आपसे बोलेगा स्तंभ नंबर 1 में हमारे जो सार्वजनिक सेवाएं हैं इनके यहाँ पर वितरण को बताया गया है, तो क्या गलत हो जाएगा? हमारा स्तंभ 7 में स्तंभ 2 नंबर बताया गया है कि ये सार्वजनिक सेवाएं जो है ये हमारे स्तंभ 2 में होंगे। ठीक है, स्तंभ 1 में हमारी विनियामक जो फ्रेमवर्क है इसको जारी किया जाएगा। ठीक है, और थर्ड में क्या? संचालन दक्षता। तो इस टाइप से पूछ सकता है यहाँ से क्वेश्चन। अगला रेडी इंडेक्स क्या है? रेडी इंडेक्स का ही परिचय, ये विश्व बैंक समूह की ओर से डेटा संग्रह विश्लेषण की एक परियोजना है। इस सूचकांक के जरिए दुनिया भर के देशों में व्यवसाय और निवेश का माहौल का आकलन किया जाता है और ये कॉर्पोरेट रिपोर्ट यहाँ पर इसकी जारी की जाएगी इसमें। ठीक है, अगला है यहाँ पे और कुछ इतना इंपॉर्टेंट इसका नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का स्टार्टअप जो आपका इकोसिस्टम है क्या है? ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि भी हमारा उद्योग मंत्रालय ने भारत की स्टार्टअप इकोसिस्टम है इसके लिए स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री यहाँ पर क्या है इसकी पहल शुरू की है। ये क्या है? भास्कर। देखते हैं। देखो जो भास्कर है ये एक हमारा पहल है जो महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। इसे स्टार्टअप निवेशक सहित जो हमारी उद्यमशीलता है उसके इकोसिस्टम के भीतर प्रमुख हितधारक के बीच सहयोग को केंद्रीकृत या सुव्यवस्थित बढ़ाने के लिए यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, इतना कुछ खास पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए क्या था ये और किस लिए आया है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। इसका प्राथमिक लक्ष्य स्टार्टअप इकोसिस्टम के तहत हितधारकों के लिए विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल रजिस्ट्री बनाना, ये इंपॉर्टेंट है। हमारा इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या? आपसे बोलेगा हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम जिसको जो भास्कर है इसका टारगेट क्या है या इसका उद्देश्य क्या है?
है ना। इसका लक्ष्य हमारा उद्देश्य है कि जो स्टार्टअप इसको इस इकोसिस्टम के तहत हितधारकों के लिए विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल रजिस्ट्री बनाना। ठीक है, भास्कर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, आपको यहाँ से स्टेटमेंट पूछेगा। राइट, भास्कर एक हमारा इंडियन गवर्नमेंट द्वारा मतलब एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, जिसे यहाँ पर अभी बोल देगा कि जो कुंभ मेले हैं उसके लेकर यहाँ पर सुरक्षा प्रदान करना या कुछ और भी दे देगा। यहाँ पर हमारा जो कुछ नया कंप्यूटर है कंप्यूटर, ठीक है, उसको लेकर कुछ टाइप से यहाँ पर बना सकता है क्वेश्चन। तो ये आपको याद रखना है कि क्या यहाँ पर इसका आंसर होगा। ये स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित की जाएगी, ये भी याद रखना है। इसका उद्देश्य में देश में जो नवाचार है उसको बढ़ावा देना और निवेश को प्रोत्साहित करना और एक हमारे इकोसिस्टम का निर्माण करना। राइट, आगे देखते हैं भास्कर की प्रमुख विशेषताएं क्या है। देखो, इसके व्यक्तिगत पहचान बनाना, लोगों की क्या व्यक्तिगत पहचान बनाना, और खोज क्षमता, ग्लोबल जो हमारी ब्रांडिंग है वो करना। ठीक है, नेटवर्किंग बताना और संसाधनों तक पहुंच करना। ठीक है, तो ये हमारे क्या होंगे भास्कर की प्रमुख विशेषताएं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, इनमें से कौन सी विशेषता भास्कर की नहीं है, या भास्कर की विशेषता में से कौन सा शामिल नहीं है। ठीक है, तो आपको 5 स्टेटमेंट दे देगा, तो क्या है, ये अगर 5 देगा, ये 5 आपके क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। अगर अपोजिट कोई देता है तो आपका गलत होगा वो। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम ये क्या है, इसमें देखते हैं कुछ। देखो, यहाँ पर हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 जारी किया। किसने जारी किया है? हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जारी किया, याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 जारी किया, ये किसके द्वारा जारी किया गया है? वर्ल्ड बैंक, है ना, IMF, हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट, या आपका दे देगा कुछ और भी इंस्टीट्यूट दे देगा ना, तो याद रखना है हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये जारी किया गया है। 2023 में भारत का रैंक, जो भारत में 67 यूनिकॉर्न थे, और यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की संख्या के मामले में भारत विश्व में USA और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। ठीक है, बोलेगा आपका भारत जो है यहाँ पर दूसरे स्थान पर है, तो क्या गलत है, तीसरे स्थान पर है। ठीक है, अगला है यहाँ पर गजेल्स स्टार्टअप। ये ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो 3 साल के भीतर यूनिकॉर्न बन सकते हैं। ठीक है, अगला $1 बिलियन या उससे अधिक मूल्य के निजी स्वामित्व वाली कंपनी को यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स कहा जाता है। आपसे देखो, इतना आपने पढ़ा यूनिकॉर्न्स के बारे में, तो एक माइंड में बात आएगी यूनिकॉर्न्स होता क्या है यूनिकॉर्न्स। ठीक है, तो यूनिकॉर्न्स के बारे में यही लिखा हुआ है, $1 बिलियन या उससे अधिक के मूल्य निजी स्वामित्व वाली जो कंपनी है उसको यूनिकॉर्न्स जो सेटअप है, स्टार्टअप्स है, ये यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, इसकी कंपनियां पब्लिक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं होती हैं। याद रखना कि जो पब्लिक एक्सचेंज होते हैं उसमें सूचीबद्ध इनकी कंपनियां नहीं होंगी। इन्हें बेयर फंड और वित्त पोषण यहाँ पर प्राप्त होता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट थे। चीता स्टार्टअप्स ये क्या है? देखो, ये स्टार्टअप्स जिसमें 5 वर्षों के भीतर यूनिकॉर्न बनने की क्षमता होती है। ठीक है, ये हमारे चीता स्टार्टअप्स, आपके मैचिंग करने को दे देगा चीता स्टार्टअप्स क्या है और जो मैंने ऊपर बताया वो स्टार्टअप्स क्या है। तो आपको याद रखना है चीता स्टार्टअप जो हमारा 5 वर्षों के भीतर यूनिकॉर्न बनने की क्षमता होती है इनमें। राइट, आगे देखते हैं स्टार्टअप्स को मान्यता देने के लिए पात्रता मानदंड, इनके क्या मानदंड होते हैं, किस आधार पर इनको स्टार्टअप बनाएंगे, मान्यता देंगे। ठीक है, एक तो अवधि, इनकी क्या अवधि होगी, ठीक है, 10 वर्षों की अवधि तक स्टार्टअप माना जाएगा, और इनका स्वरूप क्या होना चाहिए, इनकी वार्षिक टर्नओवर कितना होना चाहिए, है ना। तो ये इसके पॉइंट है। स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग के प्रमुख स्रोत यहाँ पर क्या हो सकते हैं, और राइट, देखो प्रमुख जो हमारे स्रोत हैं इसमें से वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, एंजल फंड। ठीक है, एंजल फंड जो हमारे नवीन और उभरते हमारे स्टार्टअप उसको निवेश करना। राइट, ये आपको होगा। उसमें से श्रेणी दी हुई है, एक श्रेणी 1, श्रेणी 2 और श्रेणी 3। तो श्रेणी 1 में क्या आएगा, इसमें देखो, इसमें वेंचर कैपिटल फंड जो हमारे सोशल वेंचर फंड है, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके फंड के शामिल करना, जो हमारा पहली श्रेणी में आएगा। दूसरे में वे फंड शामिल होते हैं जो श्रेणी 1 और 2 में, 1 और 3 में नहीं आते हैं। जो 1 और 3 में नहीं आएंगे वो हमारे 2 में हो गए, सिंपल सा पहला याद रखना है। और जो दूसरा होगा वो हमारा 1, 3 में नहीं आएगा, जो उधारी लेने के कार के शामिल नहीं होते हैं। इसमें जो हमारे डेप्ट फंड होते हैं वो यहाँ पर शामिल होते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरी श्रेणी में क्या है, पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी। इसमें विविध या जटिल व्यापारिक जो रणनीति उसका उपयोग करना शामिल है। इसमें उधारी को निवेश के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति होती है। ठीक है, ये हमारा श्रेणी 3 है। देखो, तीनों श्रेणी आपको याद रखनी है, इससे पॉइंट याद करना। पहली श्रेणी में क्या था, हमारे यहाँ पर वेंचर जो फंड जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं इनको शामिल करना। दूसरे में क्या था, उधारी जो है इसमें शामिल नहीं होते, ये मेन पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा उधारी के रूप में अपन इसको इस्तेमाल अनुमति होती है करने की। बस इतनी सी पॉइंट आपको याद रखने तीनों श्रेणी में। हमारे जो स्टार्टअप्स के फंडिंग के प्रमुख स्रोत हैं और इसके कुछ श्रेणी में विभाजित किया गया इनको। आगे यहाँ से हमारा एंजल निवेशक क्या होता है। जब भी देखो आपका वर्ड यूज हुआ ऊपर एंजल निवेशक, तो एंजल निवेशक वे आमतौर पर वे अपने व्यक्तित्व फंड की जो लघु मात्रा में शुरुआती चरण में आ रहे जो ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं निवेश करते हैं जो व्यवसाय आरंभ करने की प्रक्रिया में होते हैं। ठीक है, वे हमारे एंजल निवेशक होते हैं ये। ठीक है, स्टार्टअप्स के लिए की गई अन्य पहले क्या क्या पहले, देखो, एक तो हमारी मार्ग MAARG है, मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंस और रेसिलियंस एंड डेवलपमेंट पोर्टल। ये क्या यहाँ पर ये जारी किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा, DPIIT के द्वारा यहाँ पर ये जारी किया गया है। तो ये आपको एक पॉइंट याद रखना है कि हमारे क्या कुछ पहल थी। ठीक है, आपसे बोलेगा DPI जो हमारी मार्ग पहल है किससे संबंधित है, ये हमारी स्टार्टअप से लेकर संबंधित है। या बोलेगा मार्ग का फुल फॉर्म क्या हो सकता है, जिसकी वर्ड आपको बता देगा कि क्या है, इसका वर्ड को पूरा करो। ठीक है, स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ
फंड्स की योजना बनाना, ठीक है, योजना। और अगला पॉइंट है भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो हमारा है उसके स्टार्टअप अनुदान जो हमारी निधि है वो कार्यक्रम यहाँ पर शुरू किया है। किसने? भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने। याद रखना है किसने शुरू किया था ये? हमारा डिपार्टमेंट ऑफ जो प्रौद्योगिकी विभाग जो हमारा टेक्नोलॉजी विभाग है, ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमारा साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, इसने। अगला है उत्पाद नवाचार विकास और संवर्धि के लिए MEITY स्टार्टअप जो हमारे एक्सेलरेटर है इनकी राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पादन की नीति, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटा देते हैं पॉइंट। बाकी जो हमारे एक पॉइंट ये था और ये और एक दो पॉइंट जो मैंने बताया वो आपको याद करना है। एंजल निवेशक, ठीक है, आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे एक पॉइंट और है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसमें किसके तहत वाणिज्यिक बैंकों की गैर वित्तीय जो कंपनी है, जो हमारे NBFC होती है, गैर वित्तीय कंपनी बोलते हैं उनको, ये आदि माध्यम से इनको गैर कारपोरेट और गैर कृषि क्षेत्र के रूप में यहाँ पर 20 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ये हमारे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जो बारे में यहाँ पर कुछ पॉइंट बता रहे हैं, ठीक है। एंजल टैक्स क्या होता है इसको देखते हैं। एंजल टैक्स हमारा देखो अभी न्यूज़ में था 24-25 को बजट को लेकर, और अभी फिर से न्यूज़ में आने वाला है क्योंकि अभी आज बजट रिलीज होने वाला है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर फिर से कुछ इसका न्यूज़ में दिया जाएगा, राइट। तो देखते हैं इसको। एंजल टैक्स क्या है? परिभाषा, एंजल टैक्स गैर सूचीबद्ध कंपनी या स्टार्टअप्स द्वारा जुटाई गई अतिरिक्त राशि पर लगाया जाने वाला आयकर। इसके स्टार्टअप्स जो होते हैं उचित बाजार मूल्य के जो हमारे फेयर मार्केट वैल्यू होती है उसके द्वारा इसमें अधिक जुटाई गई राशि जो होती है उसके आय माना जाता है, ठीक है। जो जुटाई की राशि होती है उसके आय को माना जाता है। इसके अतिरिक्त जो हमारी आय होती है उस पर एंजल टैक्स यहाँ पर लगाया जाता है, राइट। जो हमारी मार्केट की फेयर वैल्यू होती है उसके द्वारा जो हमारे अधिक जुटाई की राशि होती है उस पर क्या एंजल टैक्स हमारा लगाया जाएगा, ये, ठीक है। ये इसका उद्देश्य, ये हमारा इसकी डेफिनेशन हो गई। उद्देश्य क्या होता है, टारगेट क्या है इसका? जिसे मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी जो हमारी अंकुश लगाने के 2012 में शुरू किया गया था, ठीक है। इसका क्या 12 साल पूरा हो गया, 12 साल पूरा 13 साल यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। कानूनी प्रावधान क्या है इसका? यह आयकर अधिनियम 1961 की धारा 56 के तहत यहाँ पर लगाया जाता है, ठीक है। कवरेज क्या है? ये आपके कानूनी प्रावधान नहीं पूछेगा, ठीक है। अगला है कवरेज क्या है? इससे पहले यह केवल स्थानीय निवेशकों पर लागू होता था, लेकिन बजट 2023-24 में इसका विस्तार करते हुए विदेशी निवेश के कुछ जो हमारे अपवाद थे उसके यहाँ पर दायरे में ला गया है। देखो ये पहली बार किया गया था 23-24 में। कब? पहले स्थानीय लोगों में था, उसके बाद ये क्या है, ये बजट के विस्तार करते हुए विदेशी जो निवेश थे उनके साथ भी यहाँ पर ये लगाया जाने लगा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ठीक है, याद रखना है। एंजल टैक्स क्या है ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, और इसका उद्देश्य क्या था, ये 3 पॉइंट आपको यहाँ से करने हैं। प्रभाव क्या होगा इसका? इसका प्रभाव एंजल टैक्स समाप्त होते ही स्टार्टअप्स की जो हमारी रिवर्स फ्लिपिंग है इसको क्या बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। ये हमारे प्रभाव पड़ेगा इस पर। रिवर्स फ्लिपिंग क्या होती है? रिवर्स फ्लिपिंग हमारा, इसमें भारतीय कंपनियां शामिल होती हैं जो शुरू से विदेश में स्थापित हुई और लेकिन बाद में रणनीतिक रूप से उन कंपनियों को लागू या कानूनी मुख्यालय वापस में भारत स्थानांतरित यहाँ पर कर दिया। एग्जाम्पल ले सकते हो, फ़ोन पे की कंपनी जो थी, फ़ोन पे हम लोग यूज करते हैं। और एक आपका क्या है, और ग्रो, ठीक है, फ़ोन पे और ग्रो, ये आपके यहाँ पे जो कंपनियाँ हैं ये यहाँ पर इसके जो मुख्यालय भारत में स्थानांतरित कर दिए गए थे। तो हमारा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है पेटेंट संशोधन नियम 2024, ठीक है, इसको देखते हैं। हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग ने पेटेंट जो अधिनियम 1970 के तहत पेटेंट संशोधन जो नियम था ये यहाँ पर इसमें क्या अधिसूचित किया है। पेटेंट नियम 2023 के संशोधित किया जाएगा क्योंकि पेटेंट हमारा जो है उनके गवर्नेंस के बारे में कुछ पॉइंट दिए हैं। देखो पेटेंट संरक्षण क्या होता है, इसका मतलब है कि पेटेंट मालिक की सहमति के बिना आविष्कार का व्यावसायिक रूप से उत्पादन, उपयोग, वितरण, आयात नीति या बिक्री दौरान दोनों पर नहीं किया सकता है। बिना उसके पूछ कर, मतलब बिना उससे सहमति से आप यहाँ पर इसमें जो रहेगा उत्पादन नहीं कर सकते हो, उसका उपयोग नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पेटेंट के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है, ठीक है। ये हमारा पेटेंट अधिनियम 2024 जो था इसमें संशोधन किया गया था, ठीक है, पहला करेक्ट है। दूसरा ये बोलेगा सिर्फ हमारा उत्पादन और उपयोग पर ये आप इस पर पेटेंट लग सकता है ना। जो हमारे सहमति होनी चाहिए सिर्फ उत्पादन पर और उपयोग पर होती है सहमति इसकी, ना कि वितरण और आयात पर। तो क्या गलत है, इसमें सभी की आपकी सहमति लेनी होगी, उत्पादन में, उपयोग में, वितरण में, आयात नीति, बिक्री, सब के लिए, राइट। अगला है पेटेंट प्रादेशिक अधिकार के दायरे में आता है, ठीक है। प्रादेशिक हमारा जो अधिकार उसके दायरे में आता है जो केवल उस देश का या उस क्षेत्र में लागू होता है जहाँ पेटेंट का दायरा यहाँ पर दायरा दिया जाता है और यहाँ पर दिया गया होता है। ये 2 पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है। और एक आपका जो यहाँ पर पेटेंट संशोधन अधिनियम है, ये 3 पॉइंट सिर्फ आपको यहाँ से पढ़ने हैं, ठीक है। पेटेंट का विनियमन क्या होता है? पेटेंट का विनियमन यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पर खास नहीं है, बस ये देखना है कि हमारा पेरिस कन्वेंशन जो है, पेटेंट जो संधि है, ये बुडापेस्ट यदि ये संधियाँ जो हमारी हैं इसके विनियमन ये पर शामिल है इसमें, ठीक है। वैश्विक स्तर पर हमारी जो पेरिस कन्वेंशन, जो हमारी पेटेंट सहयोग संधि और बुडापेस्ट ये संधि हमारी क्या है इसके विनियमन के लिए पर शामिल की गई, ठीक है। ये बौद्धिक संपदा जो विषय में है और ये संधियों को लागू करना भी सुनिश्चित करता है। बस 1-2 पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये आपको पढ़ना है। आगे देखते हैं।
देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन, ये एक और लाइन दी है यहाँ पर, विश्व व्यापार संगठन WTO के एक समझौते के रूप में ट्रिप्स यानी बौद्धिक संपदा अधिकार व्यापार संबंधी पहलू, ये इसके फुल फॉर्म है, ठीक है। इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये विश्व में बौद्धिक संपदा पर व्यापक बहुपक्षीय समझौता है, ठीक है। कब क्या है? व्यापक बहुपक्षीय समझौता है। तो हमारा ये 1994 में यहाँ पर इसका समझौते के रूप में ये मतलब बहुपक्षीय समझौते के रूप में अपनाया गया था, राइट। भारत में जो पेटेंट है अधिनियम 1970 के जरिए पेटेंट विनियमन का यहाँ पर किया जाता है। ये अधिनियम WTO के ट्रिप्स समझौते के अनुपालन के यहाँ पर सुनिश्चित करता है भारत में, ठीक है। ये पर देखो पेटेंट अधिनियम के यहाँ पर कुछ संशोधन के लेकर यहाँ पर कुछ पूछे पॉइंट है, जैसे कि पेटेंट अधिनियम 1970 के अनुसार पेटेंट की अवधि 20 वर्ष होगी। कोई भी आप कोई चीज़ बनाते हो, कुछ करते हो, उत्पादन करते हो या बेचते हो, तो उसकी जो पेटेंट की अवधि होगी वो 20 साल होगी, ठीक है। अगला, वहीं इस कानून के अनुसार भारत में कुछ चीज़ों को पेटेंट नहीं कराया जा सकता, जैसे कि कुछ चीज़ आप पेटेंट नहीं कर सकते, जैसे कि पौधे या जानवर या उनका कोई भी हिस्सा, ठीक है। पौधे हैं या पौधे का पेटेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। कोई जानवर, उसका भी आप कोई पेटेंट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल में देगा कि पौधों को भी यहाँ पर अभी हाल ही में जो पेटेंट संशोधन अधिनियम था उसमें यहाँ पर शामिल किया गया, तो गलत है, नहीं शामिल किया गया, राइट। बीज, उनकी किस्में की प्रजातियाँ, ये भी आपको याद रखना है। पौधों और पशुओं के उत्पादन के संवर्धन जो हमारे अनिवार्य जैविक प्रजातियाँ, ये सब यहाँ पर शामिल नहीं किए गए पेटेंट के में, ठीक है। आगे, किसी आविष्कार के पेटेंट प्रयोग होने के लिए मानदंड क्या होना चाहिए? इनके पेटेंट के दायरे से बाहर नहीं होने चाहिए, ठीक है। नवाचार इनका होना चाहिए, आवेदन की क्या होगा, और हमारे इन्वेंटिव जो स्टेप होंगे वो क्या होंगे, ठीक है। यहाँ पर इतने इसके मानदंड होने चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं पेटेंट संशोधन जो नियम है इसके मुख्य प्रावधान है 2024 के, इसमें देखते हैं क्या है। यहाँ पर मुख्य प्रावधान है जिसमें से सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेंटरशिप, नए सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेंटरशिप की शुरुआत की। इसमें पेटेंट के लिए आविष्कार इन्वेंटर्स के लिए योगदान को चिन्हित यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है, पहला। दूसरा, समय सीमा है जो इनकी समय सीमा रहेगी, जो यहाँ पर आवेदन प्रस्तुत करने की समय सीमा घटा दी गई है। पहले सीमा 48 माह थी, अब ये कितनी 31 में कर दी। आपसे बोलेगा जो पेटेंट की समय सीमा है इसको बढ़ाकर पहले से यहाँ पर अधिक कर दिया गया है, ठीक है। तो क्या आप यहाँ से घटाया गया है, यहाँ पर बढ़ाया नहीं गया है, राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। अगला पॉइंट है नवीकरणीय, यहाँ पर शुल्क है। ये पेटेंट नवीकरणीय शुल्क में 10% की कमी की गई। आपसे बोलेगा जो हमारे नवीकरणीय पेटेंट शुल्क अभी जो हमारा अधिनियम आया है उसमें जो शुल्क है उसमें 10% की वृद्धि की गई है, ठीक है। तो क्या कमी की गई है, यह याद रखना है। हालांकि शुल्क में कमी, यह लाभ जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के माध्यम से कम 4 वर्ष की अवधि में अग्रिम भुगतान पर यहाँ पर दिया जाएगा। पेटेंट के हमारे जो क्रियान्वयन संबंधी विवरण है इसके दाखिल करने की आवृत्ति ये प्रत्येक वित्त वर्ष में एक बार घटाकर प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, ये वाला नहीं है, लास्ट वाला। सिर्फ आपको ऊपर के 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, 1 2 3 ऊपर। ये आपका पेटेंट के जो संबंधी विवरण है ये आपको नहीं याद रखना है। आगे, भारत में पेटेंट से जुड़े कुछ चुनौतियां, जैसे कि पेटेंट की हमारे एक वर्गीकरण, इनमें से कंपनियां दवा पर पेटेंट अवधि बढ़ाने के लिए फार्मूलाइजेशन जो हमारा मामूली बदलाव है वो करती हैं, जिसमें क्या अधिक समय तक दवा का उन पर अधिकार बना रहे, ठीक है। लाइसेंस हमारा जो होता है अनिवार्य करने की यहाँ पर अनुमति देता है। इसमें क्या सरकार किसी अन्य को पेटेंट धारक की सहमति के बिना पेटेंट उत्पाद प्रक्रिया को उपयोग करने की यहाँ पर अनुमति देती है, ठीक है। ट्रिप्स समझौते के तहत ट्रिप्स समझौते की तरह इससे छूट तौर पर अनिवार्य लाइसेंसिंग का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। भारत में पेटेंट दाखिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए उठाए गए कुछ कदम है, जैसे कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार IPR जो नीति है वो 2016 के जारी की गई है, ठीक है। और स्टार्टअप बौद्धिक संपदा हमें इसमें यहाँ पर क्या IP जो मित्र उसको सुगम बनाने के लिए एक योजना शुरू की गई, ताकि क्या स्टार्टअप जो है हमारे वो पेटेंट दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित इनको कर सकें। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूक मिशन यहाँ पर अपनाया गया था, ठीक है। पेटेंट हमारी जो फैसिलिटेशन प्रोग्राम था ये अपनाया गया था। तो ये कुछ खास नहीं है, बस ये है कि कौन कौन से प्रोग्राम यहाँ पर ये अपनाए गए थे इसको जो आसान बनाने के लिए, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा पेपर में, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है हमारे यहाँ से, ये देखो जो हमारा दिया है ट्रेड सीक्रेट्स, आर्थिक जासूसी और मौजूदा कर्म फ्रेमवर्क। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट इतना नहीं, प्री के यहाँ पे टॉपिक नहीं है, ये मेंस का टॉपिक है। ये जो हमारा ट्रेड सीक्रेट आर्थिक जासूसी है इसको लेके, ठीक है। तो हमारे यहाँ से जो मेंस का जो टॉपिक रहेगा ये हमारा सिक्योरिटी से भी लेके बनेगा इसका क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा प्रीलिम्स के लिए नहीं है ये। आगे देखते हैं। आगे हमारा 8.4 है वैश्विक नवाचार सूचकांक, जो हमारा इसको देखते हैं। इसमें है हमारा वैश्विक नवाचार सूचकांक GII 2024 मुख्य बिंदु पर एक नज़र देखते हैं। थीम क्या है इसकी, इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम होगी सामाजिक उद्यमिता के वादे को साकार करना, ठीक है। सरकार यानी जो नवाचार हमारी है इसमें जो इनोवेशन है उसके मायने मापने को एक मानदंड शामिल करती है, जिसमें से संस्थान, मानव पूंजी, अनुसंधान और संरचना, क्रेडिट या निवेश के माध्यम लिंकेज होता है, उसकी यहाँ पर जो प्राप्ति होती है, ठीक है, वो प्रसार को यहाँ पर आउटपुट यहाँ पर दिखाती है। तो हमारी नवाचार इनोवेशन को मापने के मानदंड कुछ यहाँ पर है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको थीम पता होनी चाहिए। दूसरी बात, इसकी सीरीज रैंकिंग ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो पहला पॉइंट और एक आपका ये पिछले वर्ष की तरह
इस वर्ष भी स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर इसमें आया है। इसके बाद स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, ठीक है, जिसको यूएसए बोलते हैं, और सिंगापुर का स्थान यहाँ पर शामिल है। ठीक है, भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति के बारे में जानते हैं। भारत की यहाँ पर जो रैंकिंग है इसमें 133 अर्थव्यवस्था में 39वें स्थान पर है। 2023 में भारत 40वें स्थान पर था। इस तरह भारत की रैंकिंग में एक स्थान का सुधार हुआ है। स्कोर हमारा कितना है? 38.3। आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो GII जो हमारी रैंकिंग जारी की गई है इसमें भारत की रैंकिंग में भी काफ़ी सुधार हुआ है। पहले से हमारी जो रैंकिंग थी जो पहले 39वें स्थान पर थी, अब वो घटकर 38वें स्थान पर हो गई है। सुधार हुआ है लेकिन 38वें पर हो गई। आपसे ऐसा पूछेगा, ठीक है, तो 39वें से 40वें स्थान पर, 39वें स्थान पर है, लेकिन पहले क्या था? 40वें में था। ठीक है, 38वें में नहीं आएगा। 40वें में पहले था, अब घट करके 39वें होगा। ये चीज़ याद रखना, 39वें से 38वें नहीं हुआ है। ठीक है, 40वें से 39वां हुआ है। राइट, 39। ज्ञान और जो हमारा प्रौद्योगिकी, जो हमारा विज्ञान प्रौद्योगिकी, उसमें आउटपुट रचना और आउटपुट जो हमारे संस्थान है, इसमें व्यावसायिक आधुनिकता के मामले में भारत जो है निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं के मध्य जो और दक्षिण एशिया है उससे क्षेत्र में पहले स्थान पर है। ठीक है, एक पॉइंट ये आपको याद रखना है। दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई और मुंबई विज्ञान प्रौद्योगिकी के शीर्ष 10 हमारे क्लस्टर्स यहाँ पर शामिल है। इसके कुछ इसका हमारा स्टैटिक पॉइंट है यहाँ पर दिया हुआ है। वैश्विक जो हमारा विश्व बौद्धिक संपदा जिसको बोलते हैं, वर्ल्ड जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये उत्पत्ति इसकी कब हुई? ठीक है, 1967 में हुई थी, 1967। उद्देश्य क्या है इसका? टारगेट क्या है? सदस्य कौन है? भारत इसमें इसका मेंबर है, 193 सदस्य। वहाँ पे आपको स्टेटमेंट एक और दे सकता था कि भारत इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, तो क्या भारत इसका मेंबर होगा? WPO के अधीन प्रमुख संधियाँ, देखो यहाँ पे आप एक पॉइंट ऐसे नोट कर सकते हो, जो भी जिसके भी मेंबर भारत है उसकी एक पूरी लिस्ट बना लो। भारत किस किस का मेंबर है? जैसे अब वैश्विक बौद्धिक संपदा का मेंबर हमारा क्या भारत है? ठीक है, और किसका मेंबर भारत है? प्लस साइड में लिख लो किसका नहीं है। ये तो आपको अच्छे से क्लियरिटी यहाँ पे दिखा देगा कि कौन सा है कौन सा नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर ये करंट का यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा तो एक पॉइंट स्टैटिक का जरूर रखता है। ठीक है, अगला है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो हमारा है। यूएसए चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपने अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 12वां संस्करण पर जारी किया। इसमें सूचकांक में शीर्ष देश हमारा यूएसए, ठीक है, उसके बाद यूके और फ्रांस है। 3 यहाँ पर है। भारत की स्थिति में 55 अर्थव्यवस्था या फिर 55 जो अर्थव्यवस्था में से 42वीं अर्थव्यवस्था यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, जो अपरिवर्तित, कोई यहाँ पर चेंजमेंट नहीं हुआ है। राइट, याद रखना है। जो हमारा अभी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया गया था उसमें भारत की रैंकिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आपसे बोलेगा भारत की रैंकिंग में काफ़ी सुधार हुआ, ये चीज़ याद रखना है। अपरिवर्तित है। आप जो ऊपर वाले के यहाँ मिक्स कर दो कि ऊपर वाले मैंने बताया था कि सुधार हुआ है तो एक रैंकिंग घटी है, तो आप बोल दो कि हाँ घटी है तो यहाँ पर परिवर्तन हुआ है, तो गलत है। अपरिवर्तित नहीं हुई है, और ये अलग से याद रखना है, बौद्धिक संपदा सूचकांक IIP। ठीक है, ये सूचकांक वैश्विक नवाचार सूचकांक जो हमारा है इससे अलग है ना। और जो वैश्विक नवाचार सूचकांक को वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन है इसके कार्नेल विश्वविद्यालय द्वारा यहाँ पर संयुक्त रूप से यहाँ पर प्रकाशित किया जाएगा। और वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 132 अर्थव्यवस्था में से 40वें स्थान पर है। राइट, ये इतना नहीं इंपॉर्टेंट है, बस जो मैंने ऊपर बोला आपको अपरिवर्तित रहेगा, और कौन कौन से इसके यहाँ पर जो देश हैं वो टॉप पे हैं। ठीक है, और ये कौन सा संस्करण था? 12वां संस्करण था। बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसके बारे में देखते हैं और फिर से दे रखा है। और यहाँ पे और क्या क्वेश्चन बन सकता है? देखो ये WIPO की पहली संधि है। ठीक है, WIPO का हमारा क्या हो? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारा जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है ये। इसकी संधि है जो हमारा IP अनुसंधान, जो हमारे संस्थान है GR और पारंपरिक ज्ञान TK, इनके संबंध के बीच स्पष्ट करती है। ठीक है, इनका हमारा कार्यान्वयन होगा वो क्या होगा? इस संधि को भारत सहित 150 देशों के बीच सहमति से अपनाया गया था, और 15 पक्षकार हमारे पुष्टि थे, उसके कई जाने पर 3 महीने बाद लागू करना था। ठीक है, ये कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, अपना एग्जाम के लिए देखते हैं, ये हटा देते हैं। ये आपको याद रखना पहला पॉइंट। उसके बाद ये सदस्य याद रखने, जो हमारा WPI उसका कोई सदस्य देश इस संधि का पक्षकार बन सकता है, कोई भी देश बन सकता है। यहाँ पे आपको पॉइंट देगा कि जो हमारा WIPO है इसके कुछ आपको टर्म कंडीशन देखिए, ये ही सदस्य इसके बन सकते हैं, तो क्या गलत है? कोई भी देश क्या है इसका सदस्य बन सकता है। और वाणिज्यिक संसाधनों और संबंधित व्यापारिक ज्ञान के स्तर पर संधि के निम्नलिखित उद्देश्य हैं, जैसे कि पेटेंट प्रणाली का अभाव और आविष्कारों के लिए गलत तरीके से पेटेंट दिए जाने को रोकना, और नई खोज नहीं होने। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या है, इसके कुछ जो संधि के उद्देश्य हैं। ठीक है, ये 2 उद्देश्य आपको याद रखने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखना है आपको? जो हमारे WIPO की संधि है, WIPO संधि, इसके 2 उद्देश्य हैं। एक पहला ये, दूसरा ऐसे करके लिख सकते हो, WIPO ऐसे करके। ठीक है, आगे देखते हैं। UNDRIP 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। ये संकल्प कानूनी रूप से क्या बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, ये क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होगा जो संयुक्त राष्ट्र हमारी घोषणा पत्र है, ठीक है, डिक्लेरेशन जो हमारा है, इसको लेकर यहाँ पर ये कानूनी बाध्यकारी नहीं माना गया। आपसे बोलेगा हमारा ये जो कानूनी बाध्यकारी है तो क्या गलत है। ठीक है, संधि के प्रमुख प्रावधान क्या है? क्या इसके प्रावधान हो सकते हैं?
यहाँ पे देख, ये प्रावधान यहाँ पे लिखे हैं तो आप इसको रीड कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके। भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970, इसमें पेटेंट जो हमारे प्रकटीकरण है, इसके दायित्व को तंत्र को अपनाया गया और इसके तहत दावा की गई जो पेटेंट शामिल है उसमें जो हमारे आनुवंशिक संसाधन है उसके पारंपरिक ज्ञान के यहाँ पर बारे में बताना होता है। ठीक है, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001, ये क्या है? ये जैव विविधता अधिनियम 2002 का एक जैव कानून जो हमारा है उसमें विविधता कन्वेंशन के अनुरूप है। इस कानून को मैं वैधिक जो हमारे जैविक संसाधन है उसके ज्ञान के उपयोग से प्राप्त होने वाले जो लाभ हैं उसके उचित न्याय संगत का बंटवारा यहाँ पर प्रावधान शामिल किया गया। दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देना है। वन अधिकार अधिनियम 2006, ये कानून वन संसाधन और पारंपरिक गतिविधियों के लिए समुदाय अधिकार को मान्यता प्रदान करता है। ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। वस्तुओं के लिए भौगोलिक संकेत पंजीकरण, तो ये तो कुछ इतने खास नहीं है। ठीक है, इसको हटा देना है, बाकी जो मैंने ऊपर पढ़ा है उतना आपको देखना है। यूनेस्को द्वारा मान्यता, योग को यूनेस्को की अमूर्त विरासत जो सूची उसमें यहाँ पर शामिल की, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लास्ट वाला पॉइंट सिर्फ इंपॉर्टेंट है, तो आपको सिर्फ इस पॉइंट से इतना पढ़ना है। राइट, बाकी और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। ठीक है, हटा देते हैं इसको। देखो, और भी पेटी से मैंने देखी जो लोग पढ़ा रहे हैं, तो जितने भी यहाँ पर ब्लैक से लिखे हैं वो सब इंपॉर्टेंट कर दिए। कब शुरू हुआ कि यहाँ पे इतने में हुआ, ये इतने में हुआ, ये 2006 में आया तो इसका ये है। कुछ इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम में नहीं पूछता, क्योंकि अगर देखो इतना आप याद करोगे तो अदर जो चीज़ें हैं आप नहीं याद कर पाओगे। ठीक है, जिस वजह से वो याद करो की पॉइंट जो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। ठीक है, सब एक एक तरीके से लोगों ने हाईलाइट कर दिया पूरी मैगजीन को कि हाँ ये भी पढ़ना, ये भी पढ़ना, ये भी देखना है। सिर्फ उतना बताओ जितना इंपॉर्टेंट है। राइट, तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जितना मैं इंपॉर्टेंट मैं उसकी सिर्फ यहाँ पर बात कर रहा हूँ जो प्रीलिम्स में आने की संभावना है इसकी। ठीक है, आगे देखते हैं टॉपिक को। यहाँ पर देखो विजन का कार्यक्रम चालू हो रहा है, लक्ष्य 6 जनवरी 2025 को। ठीक है, 25 को जो लोग चाहते हैं लेना अपना कांटेक्ट कर सकते हो। विजन है इसकी जो ऑफिशियल साइट है, और ये आपका जो यहाँ पर मोबाइल नंबर यहाँ पर दे रखा है, सब कांटेक्ट कर सकते हो इनसे। ठीक है, कुछ अगर इससे कोई डाउट रहता तो मैं आपको क्लियर भी कर सकता हूँ इसमें जो आप पूछना चाहोगे इसको लेकर। ठीक है, देखते हैं अपना हमारा टॉपिक है अगला 9वां नंबर, अवसंरचना। यहाँ से है अवसंरचना टॉपिक। ठीक है, तो ये 9वां नंबर टॉपिक को देखते हैं यहाँ से। हाल ही में भी क्या जो पीएम गति शक्ति मास्टर जो हमारा प्लान था, इसकी शुरुआत यहाँ पर 3 वर्ष इसके जो हुए थे, 3 वर्ष पूरे हो गए। तो यहाँ पर पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय जो मास्टर प्लान है इसको 2021 में आरंभ किया गया था। राइट, तो यह योजना जो हमारी है अगले की 7 इंजनों को द्वारा संचालित होती है, जैसे कि आपका रेलवे, सड़क, बंदरगाह। ठीक है, ये सब। राइट, दूसरा क्या है, पीएम गति शक्ति जो हमारा राष्ट्रीय मास्टर प्लान है इसके बारे में देखते हैं। इसे भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस आपका जो एप्लीकेशंस एंड जियोइन्फॉर्मेटिक्स जो आपकी डिजिटल मास्टर प्लानिंग टू यहाँ पर टूल है उसके रूप में विकसित किया गया था। ठीक है, अगला है, ये अलग अलग जो मंत्रालय उसकी मौजूदा और भविष्य की परियोजनाओं पर यहाँ पर जो डेटाबेस है वो यहाँ पर प्रदान करता है। इसमें भारतमाला, सागरमाला और अंतर्देशीय जो जलमार्ग हैं इसके यहाँ पर जैसी योजना इसमें शामिल है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखो यहाँ पर पीएम गति शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट, इसमें जो यहाँ पर है जो इसमें जो शामिल किए गए हैं टोटल यहाँ पर 8 इंजनों को यहाँ पर शामिल किया गया है, मतलब 8 इंजन या 8 जो द्वारा जो संचालित करेंगे इसको वो यहाँ पर शामिल किए गए। ठीक है, तो हमारे क्या है यहाँ पर 8 नहीं होंगे, 7 होंगे। 7 यहाँ पर जो हमारे इंजन को संचालित किया जा रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, दूसरा बोलेगा कि यहाँ पर जो डेटाबेस प्रदान करता है जिसके तहत हमारा भारतमाला को शामिल किया गया है, और जबकि सागरमाला प्रोजेक्ट को यहाँ पर किसी अदर के द्वारा बोल देगा तो वहाँ पे शामिल किया गया है। राइट, और जो आपका उड़ान जो पोर्टल था वो यहाँ पर किसी और में जो रहेगा, और जो देगा भारतमाला सागरमाला किसी और में। ठीक है, तो इससे करके कुछ पॉइंट यहाँ पर दे सकता है, इनमें से एक अलग कर सकता है इसको लेके। ठीक है, तो वो आपको याद रखना है। राइट, उड़ान क्या था आपका, उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, उड़ान जो हमारा उड्डयन मंत्रालय तक मतलब चलाया गया था, ये आपका उड़ान है। ठीक है, तो हमारे इस टाइप से क्वेश्चन बना सकता है इसको लेके। आगे देखते हैं, पीएम जो हमारा जीएस है इसका लक्ष्य क्या है। ठीक है, एनएमपी इसका लक्ष्य क्या है, राजमार्ग की लंबाई है इसको बढ़ाकर इतना करना। ठीक है, वित्त वर्ष तक यहाँ पर रेलवे की माल साइज को यहाँ पर क्षमता को 1600 तक टन तक पहुँचाना। ठीक है, 60 जो हमारा सर्किट है उनको यहाँ पर जो लाइन है उसको विस्तार करना। वित्त वर्ष 2025 तक नवीकरणीय क्षमता को बढ़ाकर 225 गीगावाट तक करना। ठीक है, ये हमारा किसका लक्ष्य, आपसे बोलेगा कि जो हमारा वित्त वर्ष 2025 में जो नवीकरणीय जो क्षमता है इसको बढ़ाकर 225 गीगावाट करना, ये टारगेट हमारा कोई और योजना दे देगा, इसकी योजना का टारगेट था। तो ये याद रखना है कि पीएमजीएस जो एनएमपी है इसका लक्ष्य है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो आप लिखोगे, ऐसे करके लिखोगे और यहाँ पे ऐसे पॉइंट करके बना दोगे तो ये आपको समझ आ जाएगा यहाँ से। राइट, 9.2 है, भारत में सार्वजनिक निजी भागीदारी फ्रेमवर्क है, यहाँ पर इसको देखते हैं। इसमें देखो यह आर्थिक कार्य विभाग जो है हमारा, इसके मंत्रालय के तहत हमारा निजी निवेश इकाई है, ये पीपीपी जो हमारे हैं तो उसके संबंधित जो नीतिगत उसके मामले में यहाँ पर ये जिम्मेदार होगा। ठीक है,
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, पीपीपी का यहाँ पे फुल फॉर्म इसका हुआ। देखो भारत में जो हमारा पीपीपी मॉडल है, इसमें हाइब्रिड हमारा जो आपकी इन्यूटी रहेगी एचईएम, और हाइब्रिड ऑपरेटर ट्रांसफर जिसको बोलते हैं बॉट, बिल्ड ऑन ऑपरेटर जिसको बोलते हैं बीओओ, और बीओटी मतलब इन्यूडिटी, ठीक है, इन्यूटी, ठीक है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ये आपके यहाँ पर इसके कुछ मॉडल्स हो गए। अगला देखते हैं, और ये देखो कुछ इतना आपको अंदर डीप नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक याद रखना है कि भारत का हमारा जो पीपीपी मॉडल है इसमें कितने यहाँ जो सेक्टर्स हैं वो यहाँ पर बिल्ड कर रहे हैं इसको, ठीक है, ये कितने सेक्टर्स यहाँ पर हमारे काम में आ रहे हैं। तो ये आपको सिर्फ 5 सेक्टर के नाम रखने हैं ये पीपीपी मॉडल के आधार पर जो थे, राइट। इतना कुछ महत्वपूर्ण पहले यहाँ पर, जैसे कि आपका यहाँ पर भारत और संरचना निवेश विकास निधि है ना, इसकी पहले, राइट। और क्या है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हमारा जो हमारा एफडीआई है, फॉरेन जो आपका यहाँ पर जो डेवलपमेंट हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, इसको यहाँ पर बता रहा है, राइट। और ये पीपीपी जो परियोजना इसके लेकर यहाँ पर स्पेशल पर्सन जो वाले व्हीकल होते हैं, इसमें जो इक्विटी स्वचालित मार्ग है उसके तहत यहाँ पर 100% जो एफडीआई की अनुमति यहाँ पर दी गई। तो ये इतना आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारा। ऊपर का इंपॉर्टेंट था पॉइंट, और देख लेते हैं यहाँ से। जैसे कि यहाँ बोला है राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन है, इसमें यहाँ पर बोला है कि 2022 से 25 में 6 लाख करोड़ रुपए का मुद्रीकरण का लक्ष्य रखा गया है। तो कुछ डेटा इतने खास इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है, इसको यहाँ से टॉपिक को पूरा हटाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारा है परिसंपत्ति मुद्रीकरण, ये क्या होता है। देखो हाल ही में हमारी जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है उसमें हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको लेकर यहाँ पर जो 15,624 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्राप्त किए गए थे। तो अब तक का सबसे बड़ा यहाँ पर मुद्रीकरण है एनएचआई द्वारा, ठीक है। तो उसके बारे में देख लेते हैं। देखो हमारी इसकी उत्पत्ति जो थी वो कैसे हुई थी। इसकी उत्पत्ति पहली बार सुझाव 2012 में अर्थशास्त्री विजय केलकर की अध्यक्षता में गठित एक समिति यहाँ पर किया गया था उसके दौरान, ठीक है। और केंद्रीय बजट 2021-22 में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के जरिए यहाँ पर की गई थी इसकी, है ना। और यहाँ पर अगला है राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन जो है ये ब्राउन फील्ड अवसंरचना परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए 13 क्षेत्रों को यहाँ पर पहचान की गई है। और शीर्ष 5 क्षेत्र का यहाँ पर मुद्रीकरण पाइपलाइन को लगभग 83% है इसके प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर क्षेत्र बनाएगा, जैसे कि आपका सड़कें, ठीक है, रेलवे और विद्युतीय सब यहाँ पे जो डाटा यहाँ पर दिए गए इसके। अगला हमारा है ये जो हमारे जो 5 क्षेत्र हैं इनके लिए यहाँ पर 83% का यहाँ पर ये प्रतिनिधित्व करते हैं सब क्षेत्र। इसमें से बोल देगा कि कौन से क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, जिसमें से हमारा सड़कें 27% ये टॉप पे हैं, रेलवे उसके बाद विद्युत, है ना, ये सब हमारे इसके शीर्ष 5 क्षेत्र हैं। अगला है राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम, ये क्या है, ये इसमें केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए जो हमारे सरकारी एजेंसी है उसकी अधिशेष भूमिका यहाँ पर मुद्रीकरण के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है इसका, और जो मैंने ऊपर 1-2 बताया वही ज़्यादा आपको यहाँ से इससे नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ से औद्योगिक पार्क यहाँ पर दे रखे हैं, इसको देखते हैं। अगला हमारा औद्योगिक पार्क यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। इसमें ये देखो यहाँ पर क्या न्यूज़ में था यहाँ पर, क्योंकि जो हमारे 12 औद्योगिक पार्क है यहाँ पर ये स्थापित किए गए थे, ठीक है, इनका प्रस्ताव यहाँ पर दिया गया था। तो देख लेते हैं इसके देख यहाँ पर देखो औद्योगिक पार्क इसके बारे में ये क्या है। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास जो हमारा प्रोग्राम है इसका उद्देश्य कि जो औद्योगिक गलियारे हैं उसकी परियोजनाओं का विकास करना और जो भविष्य उसमें औद्योगिक शहरों को यहाँ पर विकसित करना, और ये विश्व के जो हमारे जो सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण निवेश क्षेत्र होंगे इसके साथ ये प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है इसके बारे में। राष्ट्रीय विकास जो हमारा औद्योगिक गलियारा है इनमें से कार्यक्रम में जो हमारे यहाँ पर ये जो क्षेत्र दे रखे हैं ये सब आपके यहाँ पर शामिल होंगे, ठीक है। जो हमारे गलियारे दे रखे हैं वो ये है। यहाँ पर देखो इसकी परियोजना क्या होगी, इसकी परियोजना हमारी होगी 11 औद्योगिक गलियारे विकसित किए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर दिखाए गए हैं, राइट। इसमें 32 परियोजना शामिल है जिसने 4 चरण में विकसित इनको किया जाना है, ठीक है। प्रथम औद्योगिक गलियारा जिसमें रहेगा दिल्ली मुंबई, और जो आपका औद्योगिक गलियारे के विकास को 2007 में मंजूरी मिल गई थी, ठीक है। इसमें जो हमारे कार्यान्वयन फ्रेमवर्क होंगे इसमें राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास जो प्रोजेक्ट होगा उसके तहत यहाँ पर ये कार्यान्वयन इसका किया जाएगा, ठीक है। एक तो हमारा पहला ये हो गया। उसके बाद ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया ऊपर का ये, ठीक है, इतना। और उसके बाद बस यहाँ पे इतना ही फिलहाल जो पहला हमारा चरण था उसी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। जो हमारा दिल्ली और मुंबई का जो पहला चरण था उसके लेकर यहाँ पर 2007 में मंजूरी मिल गई थी, और अभी टोटल कितने 11 हमारे जो है विकसित किए जा रहे हैं 4 चरणों में, ठीक है। कौन कौन से हैं ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, और इसमें आपसे यहाँ से आगे है संबंधित सुर्खियों में कुछ न्यूज़ में देखो यहाँ पर जो 12 नए हमारे औद्योगिक नोड शहर हैं उनको मंजूरी यहाँ पर दे दी गई है। जो शहर हैं उनको ये औद्योगिक शहर उत्तराखंड, खुरपिया पंजाब, राजपुरा पटियाला, महाराष्ट्र के जो देवीगिरी है केरल से, यहाँ सब इसके क्षेत्र ये सब है, ठीक है। औद्योगिक जो नोड्स या शहर क्षेत्र हैं यहाँ पर दिए गए हैं। अगला है भारत का लॉजिस्टिक यहाँ पर जो क्षेत्र है इसको लेकर देखते हैं।
अगला यहाँ से है भारत का लॉजिस्टिक यहाँ पर क्षेत्र, ठीक है। ये हमारा इन्वेस्ट इंडिया जो हमारे लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ये रैंकिंग में भारत की 2030 तक जो शीर्ष 25 देश है उसमें शामिल होगा, राइट। इसमें देखो 2022 में जो परिवहन थे उनके अलग अलग यहाँ पर साधनों में माल ढुलाई जो बताया गया था, सड़क से कितना और रेल से कितना है, शिपिंग से कितना है, वायु मार्ग से कितना है। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकते हो, जो हमारा भारत का लॉजिस्टिक क्षेत्र है उसके बारे में आपको विचार करना है कि जो सबसे ज़्यादा हमारा यहाँ पर जो माल ढुलाई का साधन था वो सड़क था, ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, जबकि यहाँ पर बोलेगा कि रेलवे को यहाँ पर रखा गया था तीसरे स्थान पर और उससे ज़्यादा वायुयान से यहाँ पर किया गया है, ऐसे करके स्टेटमेंट देगा, ठीक है। तो हमारा रेलवे सेकंड पर है, फर्स्ट पर आपका सड़क है, थर्ड पे आपका वायुयान है, सेकंड पे आपका वायुयान नहीं होगा। यहाँ पे थर्ड पे दे रखा है कितना दे रखा है, यहाँ पे सड़क का हो गया, ठीक है, रेल का हो गया, उसके बाद आपका शिपिंग हो गया, राइट। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका जो 1 किलोमीटर ये वायुयान का, वायुयान पर तुम्हारा चौथा नंबर, ठीक है, थर्ड नंबर ये, पहला ये और दूसरा ये, ठीक है। तो ये चीज़ पॉइंट आपको याद रखना है, कहाँ पे गलत है कहाँ सही हो सकता है। जो हमारा एलपीआई है, एलपीआई मतलब जो आपको लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक है, इसमें 6 पैरामीटर्स होते हैं। 6 पैरामीटर्स पर हमारी रिपोर्ट जारी की जाती है, जैसे कि सीमा शुल्क का प्रदर्शन, ठीक है, और संरचना की गुणवत्ता क्या होनी चाहिए, शिपमेंट की व्यवस्था की सुगमता कैसी होगी, और लॉजिस्टिक सेवाओं की गुणवत्ता कैसी होगी, ट्रैकिंग और जो ट्रेसिंग है वो कैसे होगा, और समयबद्धता यहाँ पर क्या होगी। तो ये सब यहाँ पे हमारे 6 पैरामीटर्स होंगे जिस पर ये बताया जाएगा। आपसे जो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है तो जो एलपीआई है, ठीक है, एलपीआई मतलब आपको यहाँ से जो पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स हमारे एलपीआई के तहत शामिल हैं, ये पूछ सकते हैं ऐसे करके। आगे रैंकिंग में ऐसे विश्व बैंक ने जारी किया 139 देशों में भारत में 138वें स्थान पर इसमें, ठीक है, याद रखना है। और 2023 में भारत जो था 44वें स्थान पर था। इस तरह भारत की जो रैंकिंग है उसमें 6 स्थानों का सुधार हुआ है। आपसे बोलेगा जो हमारी इस रैंकिंग थी विश्व बैंक ने जारी किया है, इस रैंकिंग में भारत की जो सुधार हुआ, पहले भारत कितना है 44वें नंबर था, अब जाकर ये 35 नंबर पर हो गया या 33 नंबर पर हो गया, उसमें सुधार हुआ है। सुधार हुआ, लेकिन आपको नंबर याद रखना है कौन सा नंबर है। जैसे 38 है तो 35 याद रखना है कि 44 से 38 तक हुआ है, ठीक है। और ये बोलेगा विश्व बैंक द्वारा नहीं बोल सकता, या बोलेगा आईएमएफ द्वारा जारी किया गया, ठीक है, या बोल देगा आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्कीम जारी करती है इसको लेकर है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, दोनों जो गलत हो सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट ये, ठीक है, भारत में लॉजिस्टिक क्षेत्र में सुधार के लिए उठाए गए कुछ कदम हैं, जैसे कि लॉजिस्टिक नीति यहाँ पर अपनाई गई थी, और लॉजिस्टिक नीति के तहत यहाँ पर व्यापक लॉजिस्टिक कार्य योजना भी यहाँ पर शुरू की गई थी, जिसमें क्या 8 कार्य क्षेत्रों को यहाँ पर शामिल किया गया था, है ना। तो 8 कार्यक्रम जो हमारे क्षेत्र थे वो यहाँ पर शामिल थे, राइट। इसमें मल्टी लॉजिस्ट जो हमारा पार्क है उसमें केंद्र सरकार ने मल्टी मॉडल के लिए 35 लॉजिस्टिक पार्क की यहाँ पर स्थापना की योजना बनाई। इसके लिए $6.2 बिलियन की यहाँ पर राशि जो निवेश की जाएगी, ठीक है। तो देखो रुपए को लेकर नहीं पूछेगा, लेकिन 8 जो हमारे कार्य क्षेत्र ये शामिल किए गए जिनको, और ये चीज़ यहाँ हमारे इंपॉर्टेंट होगा 3 ऊपर के, ठीक है। आगे देखते हैं भारतमाला जो परियोजना है ये क्या है। इस कार्यक्रम के तहत लगभग 65,000 किलोमीटर तक राष्ट्रीय राजमार्गों का जो 2 चरणों में यहाँ पर निर्माण किया जाना है, ठीक है। इसको लेकर यहाँ पर हमारे ये जो रहेगा इंपॉर्टेंट है भारतमाला को लेकर, ठीक है। ये क्या भारतीय रेलवे का एक स्पेशल पर्वत व्हीकल है जिसे डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर की योजना के तहत बनाना और विकास करना, इसको वित्तीय संसाधनों जुटाना, निर्माण करना, रखरखाव करना, ये सब इसमें संचालित होगा, राइट। एक और यहाँ पर पॉइंट 2006 में भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत यहाँ पर इसको पंजीकृत किया गया था, ठीक है। लॉजिस्टिक जो हमारी दक्षता संवर्धन कार्यक्रम है, इसमें माल ढुलाई परिवहन दक्षता में सुधार के लिए यहाँ पर इसे शुरू किया गया है। पीएम गति शक्ति क्या है, ये लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार के लिए यहाँ पर लक्षित है, ठीक है। अन्य लॉजिस्टिक हमारी संरचना की दर्जा किससे दिया गया, जैसे यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस, ठीक है। और विभिन्न राज्यों में जो हमारी लॉजिस्टिक सुगमता होंगी उसके लिए यहाँ पर ये अन्य और संरचना का दर्जा इनको दिया गया है, राइट। जैसे कि ULIP कुछ एक बार सिर्फ इसको रीड कर लेना है आपको, ठीक है। ये चीज़ आपको सिर्फ रीड कर लेना है, बाकी जो मैंने ऊपर बताया आपको वो चीज़ आपको नोट्स बनाना है उसका, ठीक है। इन सब चीज़ को एक बार बस याद कर लेना क्या क्या था, क्या है उस चीज़ का जो ऊपर बताया मैंने आपको, एक बार दिखा देता हूँ, उस चीज़ का आपको नोट्स बनाना है। जैसे कि आपका यहाँ पर ये था, ठीक है। तो इस सब चीज़ का आपका नोट्स बनाना है कि इसे रैंकिंग में सुधार था और क्या यहाँ पर इसके पैरामीटर्स थे, ठीक है। तो इसके आप नोट्स बना सकते हो और ये सिर्फ आप इसको इतना पढ़ना है। आगे देखते हैं यहाँ पर जिनका निर्णय समर्थन प्रणाली, कम लागत से इसको कम करना, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक की रैंकिंग, ये कुछ खास नहीं है, हटाते हैं इसको। आगे देखते हैं। और अब यहाँ पे अपने अगले टॉपिक में आते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा है भारत का पत्तन क्षेत्र, जो हमारा पोर्ट सेक्टर सर इंडिया का, उसके देखते हैं यहाँ पर। ये क्या है, महाराष्ट्र के पालघर जिले में दहानू शहर के पास किया जा रहा है। इसे लगभग 13वें महापत्तन के रूप में यहाँ पर इसे देश के सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट यहाँ पर होगा। साथ ही भारत के सबसे बड़े जो डीप वाटर बंदरगाह उसमें यहाँ पर शामिल होगा, ठीक है। कौन सा, बधावन बंदरगाह के पत्तन के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं बात। अगला देखते हैं। ये पत्तन जो हमारे लैंडलॉर्ड पोर्ट है उसके मॉडल के तहत यहाँ पर संचालित होगा। लैंडलॉर्ड मॉडल में जहाँ पोर्ट अथॉरिटी विनियामक संस्था जो लैंडलॉर्ड होते हैं, भूस्वामी होता है, उसके रूप में यहाँ पर काम करती है, वही निजी कंपनियां बंदरगाह यहाँ पर संचालन करती हैं। तो लैंडलॉर्ड मॉडल हमारा ये हो गया, ठीक है। भारत के पत्तन क्षेत्र क्या होंगे, भारत की जो हमारा मात्रा की दृष्टि से लगभग 95% जो व्यापार है, मूल दृष्टि से 70% व्यापार समुद्री वाहन के माध्यम से यहाँ पर किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये जो पत्तन के बारे में बात कर रहा है इसके लेकर, ठीक है। अगला
विश्व बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में भारत 22वें स्थान पर है, जहां टर्न अराउंड हमारा टाइम 0.9 डेज का है, और जो संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की तुलना से बेहतर माना गया है। ठीक है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हमारा दोनों पॉइंट ही है। ठीक है, वर्तमान में भारत 12 महापत्तन और 13वां बधावन और 14वां जो हमारा गैलाथिया, ठीक है, और 200 से अधिक लघु पत्तन है, जो भारत के बड़े बंदरगाहों के नियंत्रण के लिए यहाँ पर जो इनके पास जो हमारा अथॉरिटी रहेगी वो जलमार्ग मंत्रालय के पास होती है ना, जो वहाँ पे 12 महापत्तन है उनको लेके। ये हमारे भारत के जो प्रमुख पत्तन हैं ये दे रखे हैं, राइट। जैसे कि आपका यहाँ पर जो दिया हुआ था बधावन पोर्ट आपका दिया हुआ है 3 नंबर पे, देखो ऊपर। और आपका जो कामराजगर पोर्ट है ये आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बधावन भी पोर्ट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपका रहेगा एक ये हो गया, एक ये 2। ठीक है, उसके बाद रहेगा जो हमारा पारादीप पोर्ट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मरमगांव पोर्ट है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट। तो ये 4-5 जो इंपॉर्टेंट है आपको कवर लेना है इससे। अगले देखते हैं, और एक पॉइंट और यहाँ पर, मुंबई पोर्ट भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक पत्तन पोर्ट और हार्बर पोर्ट है। ठीक है, याद रखना है। कामराजर पत्तन और एन्नोर पोर्ट तमिलनाडु में स्थित है। यह भारत का एकमात्र निगमित महापत्तन है। यह पत्तन एक कंपनी के रूप में यहाँ पर पंजीकृत है। ऐसे हमारे 2 पत्तन है जो हमारे कंपनी के रूप में पंजीकृत है। कौन कौन से? एक तो आपका तमिलनाडु में स्थित है और एक आपका यहाँ पर कामराजन जो आपका एन्नोर में है। ठीक है, तो ये दोनों। आगे देखते हैं, और देखो बड़े बंदर का महापत्तन और छोटे बंदर का पत्तन जो होते हैं उनको यहाँ पर बता रखा है, कैसे यहाँ पर इनके एक दूसरे से डिफरेंस बता रखा है, कैसे यहाँ पर इसके दोनों के अंतर है। जैसे महापत्तन इनका प्रशासन सीधे केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, इनका राज्य सरकार द्वारा हमारे राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, महापत्तन जो होते हैं हमारे, इनका विनिमय संचालन योजना निर्माण महापत्तन प्राधिकरण 2021 के तहत किया था। इनका किया था जो हमारा 1908 के तहत यहाँ पर शामिल होते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ पर 2 पॉइंट जो थे ऊपर के, पहले ये किए और एक ये दोनों आपको कर लेने हैं। आगे देखते हैं, भारत में बंदरगाह क्षेत्र की शुरुआत की पहल सागरमाला कार्यक्रम आपको मैंने बताया 2015 में शुरू किया गया था। इसका क्या है, 10 साल यहाँ पर पूरा हो गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है हमारा सागरमाला प्रोजेक्ट। आप इसको बैकग्राउंड में जाके भी करंट से पढ़ सकते हो। ठीक है, आपके पास नोट्स होगा वहाँ से कर सकते हो, गूगल सर्च करके आपको एक पॉइंट जो होंगे वहाँ पे आप कवर कर सकते हो। भारतमाला सागरमाला जो कार्यक्रम है इसको लेके, नहीं अगर होगा तो आप बताओगे कमेंट करके, तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा सागरमाला प्रोजेक्ट को। ठीक है, आगे देखते हैं, समुद्री अमृत काल विजन जो हमारा 2047 है इसको लेकर था, इसको लेके देखते हैं। यहाँ पर 2047 में इसे पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य विश्व स्तरीय जो बंदरगाह इसका विकास करना और अंतर्देशीय जल परिवहन, तटीय शिपिंग में संधारणीय समुद्र क्षेत्रों को बढ़ावा देना। राइट, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन जो यहाँ पर है, देखो 2 सिर्फ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सागरमाला कार्यक्रम, एक आपका समुद्री अमृत कार विजन 2047, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको दोनों को पढ़ लेना है। ये आपका पूछ सकता है कि इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है 2047 वाले में, तो ये हमारा होगा, इसे पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा तैयार किया जा रहा है, याद रखना है आपसे। तो ये नहीं होगा क्वेश्चन में कि आपसे अगर अमृतकाल विजन 47 पूछेगा, ये बोलेगा कि किस मिनिस्ट्री द्वारा यहाँ पर ये चलाया जा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे इसका डेट है इंपॉर्टेंट है, तो इसका डीपली पढ़ लेना पूरा अंदर जाके सागरमाला का। ठीक है, सागर मंथन हमारा यहाँ से ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा इसके जो हमारे संगठन है उसके रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड के यहाँ पर प्रदान करता है। ठीक है, सागर सेतु क्या होगा, ये एक मोबाइल ऐप है ना, जो रियल टाइम आधार पर बंदरगाह संचालित निगरानी के लिए यहाँ पर कंटेनर वित्त और विनियामक जो क्षेत्र है उससे यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ इसके जो छोटे छोटे पॉइंट दिए थे मैंने आपको यहाँ बता दिए। अगला है पत्तन क्षेत्र के संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रम, क्या क्या घटनाक्रम यहाँ पर है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। जैसे कि हमारा कंटेनर पोर्ट सूचकांक, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप नोट्स बना के पढ़ सकते हो। देखो क्या पढ़ना है, किसके द्वारा जारी किया गया, कब जारी किया गया, अगर इसका 10 साल पूरा होता है या 20 साल पूरा हो रहा है तो इसको जाके थोड़ा सा डीप में पढ़ लेना है किसी का भी। ठीक है, शुष्क बंदरगाह क्या है, ये क्या होते हैं, है ना, कहाँ पे था, इसकी कनेक्टिविटी कैसी है, राइट, और ये कैसे हमारा अंतर्देशीय व्यापार से कैसे संबंध करेगा, और ये हमारे बंदरगाह को क्या बोझ कम करेगा या भारी करेगा ये होने से, है ना, यातायात हमारी क्या होगी इस पर, यातायात के प्रभाव पे कम करेगा या घटाएगा। तो ये चीज़ 4 से 5 पॉइंट आपको इससे कवर करने हैं। आगे मरमुगांव पत्तन पोर्ट, इसमें क्या है, ये क्या था, ठीक है, पहला कहाँ पर स्थित है, ठीक है, और इसलिए किसके बारे में ये बात कर रहा है, राइट, ये हमारा जो डिकार्बोनाइजेशन और ग्रीन शिपिंग है इसको क्या करेगा, बढ़ावा देगा, या इस पे इसको लेकर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होगी, है ना, या कुछ बढ़ावा नहीं देगा, यहाँ से कुछ कोई लाभ नहीं होगा ये लाने से। तो ये अपनी वे रखना है, हमारा वे क्या है, इसको यहाँ पर बढ़ावा देगा ये, राइट। इन्वायरमेंटशिप इंडेक्स है यहाँ पर, इससे क्या होगा, ये प्रकाशित किया इसने, ठीक है। तो ये चीज़ 2-3-4 चीज़ें यहाँ से कवर करनी है। देखो जो हमारा ग्रीन से या फिर ब्लू से जो दिया होता है सब चीज़, उसको आपको सिर्फ जो ब्लैक से डार्क दिया है उतना पॉइंट आपको पढ़ना है। उसमें से अगर 10-20 साल के सीख हो रहा है तो थोड़ा डीप जाके कवर कर लेना है, बस इतना। भारतीय रेलवे की सुरक्षा, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा
यहाँ पे देखो कुछ अभी जो दुर्घटनाएं हुई इसको लेके यहाँ पर था कुछ जो उसके लेके यहाँ पर दिए, कुछ खास इंपॉर्टेंट अपना नहीं, बस एक बार इसको अपडेट कर लेना है, ठीक है। इसके नोट्स आपको नहीं बनाने हैं भारतीय रेलवे की सुरक्षा के लिए। जो भी यहाँ पर कुछ जैसे एक्सीडेंट कुछ हुए रेलवेज के, तो यहाँ पर कुछ योजनाएं उन्होंने चलाई हैं, ठीक है। तो वो नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको ये जो स्टैटिक पॉइंट है इसको देख लेना है। रेलवे सुरक्षा आयोग था, ये कब उसकी उत्पत्ति हुई, कब, कौन सा मंत्रालय, कौन से कार्य इसको सौंपे गए, सिर्फ 3 पॉइंट आपको इस टॉपिक से पढ़ने हैं, ठीक है। बाकी जो हमारा अगला रहेगा पार्ट 5 ही चल रहा है, पार्ट 6 में मैं कवर करूँगा आपको जो टॉपिक रहेगा हमारा टॉपिक नंबर 10 सेवाएं, ठीक है। ये मैं आपको करूँगा जो पार्ट हमारा यहाँ पर रहेगा, जो 5वां करा रहा हूँ, 6ठा पार्ट में इसको मैं कवर कर दूँगा, ठीक है। 10वां और 11 और 12 की कोशिश करूँगा तीनों यहाँ पे कवर हो जाए, राइट। और यहाँ पर इस वाले में देख लेते हैं कुछ खास रहता है। तो यहाँ पे देखो ये टॉपिक भी आपको हटाना है, क्योंकि यहाँ पे भी जो ये टॉपिक है हमारा, ये आपको इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा। ये डाटे जो है हमारे नए जो आएंगे इकोनॉमिक सर्वे और बजट, उसमें आपके ये चीज़ कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये टॉपिक को आपको नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये पढ़ोगे उसके बाद आप बजट का पढ़ोगे तो आपको माइंड में कुछ डिबेट रहेगा कि मतलब वहाँ पे मैंने ये पढ़ा उसमें ये था, तो माइंड में दिक्कत रहेगा याद करने का। तो ये जो टॉपिक हमारा वित्त पोषण का और संरचना राष्ट्रीय का, ये पूरा टॉपिक हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे मैं कवर करा दूँगा इकोनॉमिक सर्वे, और आपका इकोनॉमिक सर्वे 31 तारीख को आ चुका है, ठीक है। तो इसका जो हिंदी में भी आने वाला है विजन का जो निकालेगा वो अच्छा मटेरियल थोड़ा सा रहेगा। मैं आपको एक एक चीज़ उसका एक एक चीज़ समझा दूँगा कैसे आपको करना है, ठीक है। तो वहाँ पर आप देख सकते हो। बाकी कोई और डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी मैं 6ठा नंबर पार्ट स्टार्ट करूँगा, इसका कल कोशिश करूँगा स्टार्ट करने की, वरना मैं इसका परसों करता हूँ, ठीक है। बाकी कल्चर की मैगजीन यहाँ पर चल रही है पीटी, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।